उनकी फांसी का समय कुछ असामान्य था। सुबह तड़के न होकर 23 मार्च की शाम 7:30 बजे सूरज डूब चुका था। लाहौर जेल के सुपरिटेंडेंट मेजर पी.डी. चोपड़ा एक 23 साल के छरहरे युवा और उसके 2 साथियों को साथ चलते हुए फांसी के तख्ते की तरफ बढ़ते हुए देख रहे थे। यह सारा नजारा देख रहे डेप्यूटी जेल सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकबर खान बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहे थे। फांसी के फंदे की तरफ बढ़ रहा वो शख्स उस समय भारत का सबसे मशहूर शख्स बन चुका था। नमस्कार साथियों, मुझे उम्मीद है इतनी सी बात से आप समझ चुके होंगे कि हम बात कर रहे हैं शहीद आजम भगत सिंह की। स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और उसके पहले कुछ उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में इस चैनल पर मैं बात करना चाह रहा हूं जिनके बारे में हमको बहुत कुछ नहीं पता। हमारे सिलेबस में बहुत कुछ इनके बारे में नहीं पढ़ाया गया। थोड़ी बहुत जो जानकारी हमारे पास है उसे ही हम सेलिब्रेट करते रहते हैं। आज मैं भगत सिंह से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। लास्ट तक जुड़े रहना इस पर्टिकुलर लेक्चर से। और अगर इस लेक्चर के बाद देश प्रेम के संबंध में आपके जहन में, आपके दिल में अगर एक थोड़ी सी भी लहर उठती हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर जय हिंद लिखें और शेयर करें हर उस एक प्लेटफॉर्म पे जहां मौजूद हैं आप, ताकि देश के इन हीरो के बारे में, जो कि असली हीरे हैं, इनके बारे में लोगों को पता चले। तो हुआ ये कि भगत सिंह और उनके साथियों को 24 मार्च को दी जानी थी फांसी, लेकिन उन्हें निर्धारित समय से 11 घंटे पहले फांसी पर लटका दिया गया। जैसे ही ये खबर फैली, भारतीय जनता में आक्रोश और सदमा छा गया। न्यूयॉर्क में डेली वर्कर अखबार ने इस फांसी को ब्रिटिश सरकार का सबसे खूनी काम कहा। महात्मा गांधी को, जो उन दिनों कराची की यात्रा पर थे, इन फांसियों के लिए परोक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया गया। सतविंदर सिंह जस अपनी किताब में लिखते हैं कि जैसे ही गांधी जी की ट्रेन कराची स्टेशन पर पहुंची, प्रदर्शनकारियों ने उनके हाथ में विरोध जताने के लिए काले फूल पकड़ा दिए। उन पर आरोप लगे कि उन्होंने भारत के भविष्य के बारे में होने वाली बातचीत में लॉर्ड इरविन के सामने भगत सिंह को फांसी न दी जाने की शर्त नहीं रखी। महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए और साथ ही इस बात का विरोध किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने जरूर इन फांसियों की कड़े शब्दों में निंदा की थी। श्री राम बख्शी साहब अपनी किताब रिवॉल्यूशनरीज एंड द ब्रिटिश राज में लिखते हैं, मैं भगत सिंह जैसे शख्स के साहस और आत्म बलिदान की कद्र करता हूँ। भगत सिंह जैसा साहस बहुत दुर्लभ है। अगर वाइसराय को हमसे ये उम्मीद है कि हम इस साहस की तारीफ नहीं करेंगे तो उनको बहुत बड़ी गलतफहमी है। उनको अपने दिल से पूछना चाहिए कि उन्होंने क्या किया होता अगर भगत सिंह अंग्रेज होते और उन्होंने इंग्लैंड के लिए कदम उठाया होता। तो थोड़ा सा आपको इतिहास में और पीछे लिए चलते हैं और बताते हैं भगत सिंह के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में और क्या कुछ हुआ था जिसके कारण भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तो 20वीं सदी के पहले दशक में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की आग पूरे देश में फैल चुकी थी। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह और पिता किशन सिंह दोनों गदर पार्टी के सदस्य थे। 28 सितंबर 1907 जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ, उसी दिन उनके पिता और चाचा अंग्रेजों की जेल से छूटे थे। पहले भगत सिंह का नाम भगन लाल रखा गया था और सन 1923 में उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया था। पढ़ाई में वो बहुत अच्छे थे। उनको उर्दू, हिंदी, गुरुमुखी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं पर महारत हासिल थी। 1924 में उन पर शादी करने के लिए परिवार वालों का दबाव पड़ने लगा। माता पिता को मनाने में नाकाम होने के बाद भगत सिंह ने लाहौर का अपना घर छोड़ दिया और कानपुर आ गए। वहां उन्होंने मशहूर स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी के साप्ताहिक अखबार प्रताप में काम भी किया। उस अखबार में वो बलवंत के नाम से लेख लिखते थे। कानपुर में उनकी मुलाकात दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों बटुकेश्वर दत्त, शिव वर्मा और बी.के. सिन्हा से हुई थी। अजय घोष ने अपनी किताब भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स में लिखा है कि मुझे भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त से मिलवाया था। वे उस जमाने में लंबे और दुबले हुआ करते थे। उनके कपड़े पुराने धुराने होते थे और वो बहुत चुप रहा करते थे। उनमें बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं था उस समय। पहली नजर में वो मुझे पसंद नहीं आए थे, लेकिन उनके चले जाने के बाद मैंने ये बातें बटुकेश्वर दत्त को बताई थी। वे आगे लिखते हैं कि 2 सालों के भीतर भगत सिंह की शख्सियत में जबरदस्त बदलाव आया। वो बहुत अच्छे वक्ता बने। वो इतनी ताकत, जुनून और ईमानदारी के साथ बोलते थे कि लोग उनके मुरीद हुए बिना नहीं रह सकते थे। 1924 में वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य बन गए और चंद्रशेखर आजाद उनके कर्ता धर्ता थे। भगत सिंह उनके बहुत नजदीक आ गए थे। सन 1927 में काकोरी कांड के सिलसिले में भगत सिंह को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। दरअसल उन्होंने इस घटना के समर्थन में अपना नाम बदलकर विद्रोही नाम से एक लेख लिखा था। लाहौर में दशहरे के मेले में बम विस्फोट का आरोप भी उन पर लगाया गया था। बाद में अच्छे व्यवहार के कारण उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। उसी साल जब साइमन कमीशन भारत आया तो लाला लाजपत राय ने उसका जोरदार विरोध किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान एसपी जे.ए. स्कॉट ने भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया।
उसने दूर से ही लाला लाजपत राय को देख लिया था। उसने उन पर बेंत बरसाना शुरू कर दिया और तब तक लाठी से पीटता रहा जब तक वो लहूलुहान होकर जमीन पर नहीं गिर गए। बेहोश होने से पहले उन्होंने चिल्लाकर कहा था, हमारे ऊपर चलाई गई हर लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में ठोकी गई कील साबित होगी। जवाहरलाल नेहरू ने पुलिस के इस काम की निंदा की और इसे एक राष्ट्रीय शर्म बताया। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय का निधन हो गया। 10 दिसंबर 1928 को देश भर के क्रांतिकारियों की लाहौर में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता भगवती चरण वोहरा की पत्नी दुर्गा देवी कर रही थी। इस बैठक में तय हुआ कि लाला जी की मौत का बदला लिया जाएगा। भगत सिंह और उनके साथी दुनिया को बताना चाहते थे कि भारत लाला जी की मौत को चुपचाप सहन नहीं करेगा। तय हुआ कि भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और जयगोपाल एसपी स्कॉट को मारने के अभियान में भाग लेंगे। 2 दिन पहले यानी 15 दिसंबर को क्रांतिकारियों ने उस जगह का दौरा किया जहां उन्हें स्कॉट को मारना था। भगत सिंह ने एक लाल बॉर्डर का पोस्टर तैयार किया जिस पर लिखा था स्कॉट किल्ड। बाद में उनके हाथ से लिखे इस पोस्टर को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में उनके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया गया। एक युवा साथी जयगोपाल को जिम्मेदारी दी गई कि जब स्कॉट थाने पहुंचे तो वो इन तीनों को इस बारे में बताए। स्कॉट की कार का नंबर था 6728। जयगोपाल से कहा गया कि वो इस नंबर को याद कर लें। आश्चर्यजनक बात तो ये थी कि जयगोपाल ने पहले स्कॉट को कभी नहीं देखा था। उस दिन स्कॉट पुलिस स्टेशन नहीं आए। उन्होंने एक दिन की छुट्टी ले ली क्योंकि उसी दिन उनकी सास इंग्लैंड से लाहौर आने वाली थी। जब पुलिस स्टेशन में असिस्टेंट एसपी जेपी सैंडर्स बाहर आए तो जयगोपाल ने समझा कि यही स्कॉट है। उन्होंने इसकी सूचना भगत सिंह और राजगुरु को दे दी। दोपहर बाद सैंडर्स पुलिस स्टेशन से बाहर आकर अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे थे, तब राजगुरु ने उन्हें अपनी जर्मन माउजर पिस्टल से गोली मार दी। भगत सिंह चिल्लाते ही रह गए कि नहीं नहीं, यह स्कॉट नहीं है, लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी। जब सैंडर्स गिरे तो भगत सिंह ने भी उनके मृत शरीर में कुछ गोलियां मार दी। तो पहले भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया था असेंबली बम ब्लास्ट मामले में, और उसके बाद उस मामले में जब उनको सजा हुई तो बाद में सॉन्डर्स मर्डर केस भी खुला। सॉन्डर्स मर्डर केस ही वो केस था जिसमें भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई। राजगुरु और सुखदेव को भी उनके साथ फांसी की सजा मिली। क्या था असेंबली बम ब्लास्ट केस और क्या हुआ था इस केस में? इस केस की पैरवी में कौन कौन से प्रश्नोत्तर हुए थे, कैसे जिरह की थी भगत सिंह ने अपनी, अगले लेक्चर में आपको जरूर बताऊंगा। जुड़े रहिए और जानते रहिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ऐसी गाथाओं को। नमस्कार, जय हिंद।